जी जनाब, शुरू करते हैं। आवाज़ क्लियर है? इंतरवल लगा के चेक कर लें। ठीक हो गया। चैप्टर 3 और उसके अंदर बेशुमार स्टैंडर्ड्स 300, 320, 315, 330, 240 और NFPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुल मिला के अभी तक इस चैप्टर में से कितने सवाल आए हैं? 7 जमा 8 15 जमा 6 21, 29, 39, 40, 42 और 50 के करीब सवाल है। अगर हम रिसेंट के 2 अटैम्प्ट्स भी इसमें ऐड कर लें, 50 के करीब सवाल। और इसकी एक अपनी ज़ाती वेटेज है। कितनी वेटेज है ग्रेड बी की? 45 नहीं, ग्रेड बी की बात हो रही है। 15 से 20 की वेटेज है। इसमें से जो एरियाज क्राइमिंग बेस्ड हैं वो 300, 315। यहाँ से आपको सवाल मिलेगा क्राइमिंग वाला। लॉजिकल सवाल आपको मिलेगा 330 में से, 320 में से। और फ्रॉड और NFPO वो एरिया है जहाँ से वो दोनों तरह के सवाल पूछ लेता है। नॉर्मली वो NFPO से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल भी पूछ सकता है ज़्यादातर। अच्छा, एक सवाल रिस्क का या फ्रॉड का एग्ज़ाम में मस्ट है। रिसेंटली 2 अटैम्प्ट्स में उसने रिस्क पूछा है। हाँ, 2 अटैम्प्ट्स में उसने रिस्क पूछा बैक टू बैक। चांसेस इस दफ़ा फ्रॉड के ज़्यादा है। तो आपने करना ये है कि आपने फ्रॉड के कितने सवाल होंगे यहाँ पे? कोई 18 सवाल है। इसमें से जो 2018 से ऑनवर्ड्स है ना, ये सवाल, ये कोशिश करनी है कि आपने कम से कम इनको लाजमी लिख के करना है। समझ तो आ जाएगी आपको आज की क्लास के बाद, मगर इसको राइटिंग के अंदर लाजमी लेकर आना है। क्या क्या चाहे देख के लिख लें, मगर इसको लिखें ज़रूर ताकि आपका हाथ खुले उस चीज़ की तरफ। शुरू करते हैं, फिर 300 पे आते हैं। 300 के हमारे पास जो सवाल उनको देखते हैं। 300 में क्या क्या बातें हैं? ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रेटजी, इस तरह की बातें करता है। जी शुरू करते हैं। जो पहले सीधे सवाल है उनको पहले साइड पे करते हैं। स्प्रिंग एक्स, A Fagan company has been appointed as the auditor of EL in the place of retiring auditor. आपने बताना है कि आपकी फर्म कौन से एडिशनल मैटर्स कंसिडर करेगी अपॉइंटमेंट से पहले। पहला सवाल, क्या ये कंपनी का पहला ऑडिट है? नहीं। रिप्लेसमेंट हो रही है। मैंने क्या कंपनी का पहला ऑडिट है? नहीं। क्या फर्म के लिए पहला ऑडिट है? फर्म के लिए पहला ऑडिट है ना, क्योंकि वो पिछले वाले को रिप्लेस करके आ रहे हैं। तो फर्म के लिए इस कंपनी, वही बात कर रहा हूँ कि कंपनी का पहला ऑडिट नहीं है, मगर फर्म के लिए उस कंपनी का पहला ऑडिट है। तो इसमें कुछ एडिशनल बातें भी हम लोगों ने देखी थी 300 के अंदर। ओपनिंग बैलेंस वाली बातें जहाँ पे लिखी हुई हैं, तो ये हाँ पुराने वाले से पूछ लेंगे, ओपनिंग बैलेंस पे काम कर लेंगे। वो जो 3-4 बातें वहाँ पे लिखी हुई हैं वो आपने यहाँ पे उठा के लिख देनी है। तो ये 4 नंबर के लिए देखने स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल जिसने आपसे टेस्ट किया। इंटरिम और फाइनल में क्या डिफरेंस है और इसका क्या फ़ायदा होता है? 2 नंबर के लिए उसने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपसे पूछा था स्प्रिंग 18 में। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती कि इंटरिम और फाइनल में क्या फ़र्क है और क्यों इंटरिम पे ऑडिट करवाया जाता ताकि फाइनल के लिए काम आसान हो जाए, हम लोग क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से कर लें, कुछ एरियाज़ जो कि मुश्किल है अर्ली आइडेंटिफाई कर लें, रिस्क एनालिसिस कर लें, इस तरह की बातें आप करके 2 नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। 2016 स्प्रिंग क्वेश्चन नंबर 6E, उसने कहा जनाब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को एक्सप्लेन कर दें, डिफ़ाइन कर दें। आसान है। 17, लिस्ट डाउन द प्लानिंग एक्टिविटीज़ विच यू नीड टू डिस्कस विद द एंगेजमेंट पार्टनर रिगार्डिंग द इशूज़ रिलेटेड टू फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। यानी कि आपने बात करनी है पहले साल की। योर फर्म हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ DL। एंगेजमेंट पार्टनर हैज़ प्लान्ड अ मीटिंग विद द टीम टू डिस्कस द ओवरऑल स्ट्रेटजी एंड प्लान। आपको बना दिया उसने पार्टनर, अब आपने टीम से डिस्कस करना है। पहले साल ऑडिट एंगेजमेंट का है, 4 नंबर का सवाल है। कौन सी बातें करेंगे? कौन सी बातें करेंगे? प्लानिंग एक्टिविटीज़। लिस्ट डाउन द प्लानिंग एक्टिविटीज़। वो डब्बा देख रहे हैं आप कहीं किताब में, आपको नज़र आ रहा होगा। यस, डब्बे वाली बातें अगर आप मोल्ड करके लिख सकते हैं तो लिख दें। ये वाली बातें भी आ सकती हैं।
ये वाली बातें भी आ सकती हैं। डब्बे वाली बातें अगर आप मोल्ड अगर लिखना चाहें तो वो भी आ सकती हैं। तो इसको आपने प्रेजेंट कर देना। ये फर्स्ट पेज के लास्ट पे लिखा होगा, फर्स्ट पेज का जो बिल्कुल लास्ट वाला एरिया है, प्रीलिमिनरी वाली बातें कि आपकी टीम कॉम्पिटेंट है, आपकी टीम के पास टाइम है, कोई थ्रेट्स वगैरह नहीं है, इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं यहाँ पे। 4 नंबर के लिए एक और रट्टे वाला सवाल, कोई मसला? 5 नंबर के लिए पूछ रहा है कि ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ और प्लानिंग एक्टिविटीज़। आसान है, डेफिनेशन उसने पूछ ली है। यू आर द पार्टनर ऑफ आलमगीर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिनको रिसेंटली ऑफर हुई है कि उन्होंने ऑडिट करना है गोवा लिमिटेड का। प्रीवियस ऑडिट किसी और ने किया था, अब आपने क्या बताना है कि आपको डिसाइड करने से पहले क्या बातें असेस करनी है, और फिर आप स्ट्रेटजी वगैरह में क्या क्या बातें देखेंगे। ये जो पार्ट बी है ना स्ट्रेटजी वाली, ये वो डब्बा आएगा। ये 8 नंबर के लिए आपसे वो डब्बा पूछा गया जो स्ट्रेटजी में आपको मिलता है। और ऊपर 3 नंबर के लिए वही कि आप के लिए पहला ऑडिट है तो आपने ओपनिंग बैलेंस प्रीडिसेसर वाली बात यहाँ पे रिपीट करनी है। 3 नंबर की क्राइमिंग है और 8 नंबर के लिए उसने सुपर क्राइमिंग आपसे पूछ ली है डब्बा। उसे वो डब्बा किसी ने याद किया? ये वाला, इसको याद कर लें। हो सकता है कि ये सवाल भी निकाल दे कि जनाब बताइए आप पार्टनर है और अब आपने प्लान बना के देना और आपने स्ट्रेटजी बना के देनी है, बताइए अपनी फर्म को किस तरीके से गाइड करेंगे। तो आई कैप चाहे उसके लिए तो ये क्राइमिंग है, मगर आपके लिए थोड़ी सी अजियत बन जाएगी। याद कर लें, थोड़ा बहुत अगर प्लस माइनस भी हो तो मसला नहीं है, मगर एटलीस्ट 8 में से कुछ लिखने के काबिल तो आप बने ना। स्ट्रेटजी और प्लान में डिफरेंस बता दें, आसान है। आपको अपॉइंट किया गया है पिछले ऑडिटर की जगह पे, न्यू क्लाइंट है आपके लिए, बताइए आपने कौन सी एडिशनल कंसिडरेशन साथ रखनी है 5 नंबर के लिए। ये वही एक ही चीज़ को उसने 3 दफ़ा रिपीट किया, एक ही बात को, एक ही कॉन्सेप्ट को उसने 3 दफ़ा घुमाया। कभी किसी एंगल से पूछ रहा तो कभी किसी एंगल से पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो उसके फेवरेट सवाल हमें नज़र आ रहे हैं वो एक स्ट्रेटजी है ये वाला, फिर आपको उसने फर्स्ट टाइम अपॉइंट कर दिया तो बीइंग द फर्स्ट टाइम पिछले वाले को रिमूव करने के बाद फिर डेफिनेशंस, तो यही उसने बार बार पूछा यहाँ पे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 1 में वो बात कर रहा है स्केप्टिसिज्म की। 8 नंबर के लिए उसने आपसे पूरा पूछ लिया कि बताएं स्केप्टिसिज्म क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे होती हैं, प्लानिंग में हम उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ये अगर आपने स्केप्टिसिज्म को सही से तैयार किया हुआ है तो आप इसको यहाँ पे एज इट इज़ अच्छा सा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये वाला स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है, रट्टा, स्केप्टिसिज्म, स्ट्रेटजी प्लान में डिफरेंस, एडिशनल कंसिडरेशंस, प्रीलिमिनरी वाली बातें, स्ट्रेटजी किस तरह बनानी है। उसने तकरीबन कोशिश की है कि हर एस्पेक्ट को डिस्कस लाजमी कर, उसने किया भी है। तो आपने 300 को ईजी नहीं लेना। अगर यहाँ से उसने 7-8 सवाल पूछे हैं तो चांसेस है कि 3-4 नंबर के लिए, 5-6 नंबर के लिए भी यहाँ से वो पूछ सकता है, क्योंकि उसके पास मार्जिन अच्छा खासा है, 15 से 20, तो उसके पास मार्जिन तो है। 2-3 नंबर यहाँ से ले आए, फिर 7-8 नंबर का रिस्क पूछ ले, कुछ एरियाज फ्रॉड से टेस्ट कर ले, तो वो घुमा के मार्क्स उसने पूरे करने ही हैं। ओके, 315 पे आए ज़रा पहले, 320 में जाने से पहले 315 पे आते हैं। उसको 15 याद किया आता है, क्या आता है 315 में? 315 में है क्या, बातें कौन कौन सी कर रहा है? ठीक है, शुरू करते हैं। An auditor is required to identify and assess the risk of material misstatement to provide a basis for designing and performing further audit procedures. State the factors which an auditor should consider while evaluating the significance of audit risk. हाँ जी, वो क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो कि वो असेस करेगा रिस्क को एवेलुएट करने के लिए, बताइए। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे छापना पड़ेगा 6 नंबर के लिए, क्राइमिंग बेस्ड सवाल है। नीचे वो कुछ और भी कहना चाह रहा है, वो कहता है कि जनाब स्टेट द मैटर्स विच यू वुड इंक्लूड वाइल डॉक्यूमेंटिंग एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। क्या बातें आप इंक्लूड करेंगे जब आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होंगे। तो इस स्टैंडर्ड के एंड पे कहीं डॉक्यूमेंटेशन आपको नज़र आ रहा होगा,
इस स्टैंडर्ड के एंड पे देखना जरा, छाप दे। पता है हर स्टैंडर्ड के एंड के ऊपर ना डॉक्यूमेंटेशन होती है। 315 के एंड पे क्या आपको नजर आ रहा है? ये भाई को नहीं मिल रहा, भाई को बता रहा। हाँ हाँ 300 नहीं, मैं 315 की बात कर रहा हूँ। दिखाओ ना किताब, एक सेकंड। एक सेकंड, पूरे चैप्टर में कहीं डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ? नहीं, उसके अलावा कहाँ पे है? हाँ कहीं ना कहीं लिखा जरूर होना चाहिए। नहीं, ये नहीं। State the matters which should be included by documenting risk identification। 330 में ये आपको मिलेगा कहीं। पहली हेडिंग है 315 की, पहली हेडिंग थी। हाँ, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। 315 की पहली हेडिंग पूछी है। अच्छा, ये एक सवाल है, इसको जरा देखते हैं। थोड़ा सा मुझे स्क्रीन को करना पड़ा। वो कह रहा है कि आपने असेस करना है इनहेरेंट रिस्क, हाई होगा, लो होगा या मॉडरेट होगा, अलॉन्ग विद द अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन। अच्छा, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? जो उसके नेचर में मौजूद होता है। इसको कम किया जा सकता है? नहीं। ठीक है, उसने आपको कुछ बातें बताई हैं और आपसे कहा है कि भाई इन 6 एरियाज़ के ऊपर काम करें और मुझे बताइए कि इनमें कितना रिस्क है, हाई है, लो है या मॉडरेट है। वैल्यूएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट, वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, वैल्यूएशन ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, एक्यूरेसी ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस और ओनरशिप राइट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड इन्वेंट्री। ऊपर देखते हैं DCL। अच्छा, आपको बना दिया उसने ऑडिट मैनेजर। DCL is presently operating in a poor general economic condition and is also faced with tough competition due to the availability of low priced imported cements। कंपनी जो है इस वक्त मौजूद है एक पुअर इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर काम कर रही है और उसको टफ कंपटीशन है। किसके लिए? कि उसको जो प्राइसेस मिल रही हैं वो महंगी मिल रही हैं और इम्पोर्टेड सीमेंट उसको मिल नहीं रहा मार्केट से। अच्छा, इसमें मुझे बताइए, इससे क्या फैक्ट्री प्लांट की वैल्यूएशन में कोई फ़र्क पड़ेगा? ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? रिसीवेबल्स के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो फ़र्क पड़ेगा किस पे? इन 6 में से किस पे फ़र्क आ रहा है? पहले पॉइंट का फ़र्क किस पे आ रहा है इन 6 में से? सिक्योरिटीज़ का मसला है, ग्रेचुइटी का मसला है, रिसीवेबल का मसला है, प्लांट का मसला है, इन्वेंट्री का इशू है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस का मसला है। इन्वेंट्री का इशू है, इन्वेंट्री का इशू है। अच्छा, नीचे पे बात कर रहा है ओनरशिप की। ऊपर अब पढ़ते हैं DCL इज प्रेजेंटली ऑपरेटिंग इन अ पुअर जनरल इकोनॉमिक कंडीशन। उसको कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि मार्केट के अंदर लो प्राइस सीमेंट आ गया है। अब अगर मार्केट में लो प्राइस सीमेंट आ गया और इनके पास सीमेंट लो प्राइस पे नहीं पड़ा हुआ, महंगा पड़ा हुआ है और लोग इनसे बाय नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसको NRB टेस्टिंग करवा देनी चाहिए? तो क्या अब इस मटेरियल के अंदर, इस इन्वेंट्री के अंदर उसके पास एक इनहेरेंट रिस्क शामिल हो गया? और क्या ज़हन में आ रही बात है? टफ कंपटीशन। आपने सिर्फ इन्वेंट्री के पॉइंट को बताना है। ओनरशिप ऑफ राइट ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, उसको लॉस हो सकता है और हो सकता है कि वो मार्केट से कम क्वालिटी वाला परचेज करना शुरू कर दे और कोई रिस्क ज़हन में आ रहा हो। अब इसमें आपने अपना दिमाग चलाना है, कोई बुकिश आंसर नहीं है। यू हैव टू थिंक। हर एक आंसर फ़र्क हो सकता है। और क्या रिस्क है?
और क्या यहाँ पर रिस्क आपको नज़र आ रहा है? ओवर स्टेटमेंट हो सकती है। Point 2. In addition to the wholesalers, DCL supplies cement directly to various government departments and real estate developers. The sale is authorized by the Credit Control Department. However, payments from government department are often delayed. इन 6 में से मसला कहाँ पे आया? वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। अब हो क्या रहा है, वो गवर्नमेंट को बेच रहे हैं, ठीक है ना, पहले वो बेच रहे हैं होलसेलर्स को। इन एडिशन टू दोस वो सीमेंट की सप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और साथ रियल एस्टेट वालों को भी। सेल की ऑथराइजेशन कौन कर रहा है? क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट। हाउएवर पेमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर ऑफन डिलेड। पेमेंट्स जो है वो डिले का शिकार रहती हैं। इसका मतलब ये है कि जो उनकी वैल्यूएशन होगी ट्रेड रिसीवेबल्स की वो सही नहीं आ रही होगी, इनको एजिंग एनालिसिस करनी पड़ेगी, इनको उनसे रब्ता करना पड़ेगा, जितनी अमाउंट ड्यू है मंगवानी पड़ेगी। फिर अगर इनके पास रिसीवेबल आ रहे हैं तो इनको प्रोविजंस रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। और क्या रिस्क है? और अकाउंटिंग के अंदर आके बताएं रिस्क कौन सा है? डिस्क्राइब करेंगे। एक वो कि जो इसको अपने तौर पर है और एक जो प्रेजेंटेशन के लिए आता है। दोनों तरह की कर सकते हैं। हाँ, ऑडिट रिस्क है। उसने सिर्फ पूछा इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क अंदर आके बताया ना। क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑथराइज कर रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी गायब है, तो उसको तो ऑथराइज नहीं ना करनी चाहिए। और कुछ जेन में आ रहा है? प्रोविजन जेन में आ गई हैं। और कुछ और बात अगर आप करना चाहते हैं इसके साथ? डिले है, बैड डेट्स भी हो सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर DCL हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज हैं, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटी हिट होगी यहाँ पे, जो उसका सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होगा तो आप इसमें से रिस्क निकाल सकते हैं। कुछ है नॉलेज? जो अनलिस्टेड कंपनीज होती है ना, उनके नॉर्मल मार्केट रेट्स होते हैं, तो उनके वैल्यूएशन का इशू, उनकी वैल्यूएशन का इशू होगा। सबसे बड़ी बात कि चूँकि वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं, तो आप कितने भी ख़रीद रहे हैं, महंगी ख़रीद रहे हैं, सस्ती ख़रीद रहे हैं, आपको भी कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको फिर ये इसकी वैल्यूएशन के बारे में किसी न किसी एक्सपर्ट को इन करना पड़ेगा। और कुछ और बात? कोई और चीज़ अगर ज़हन में आ रही है तो? हाँ, क्या बताएंगे? सोचें तो सही, सोल्यूशन पे देखते हैं क्या कह रहा है वो। कंसोलिडेशन वाली बातें पब्लिक अनलिस्टेड है ना, देख लेते हैं इसने यहाँ पे क्या बात की हुई है। सवाल नंबर कौन सा है? ये आ गया। उसने एक ही बात की हुई है, फेयर वैल्यू वगैरह कॉम्प्लेक्स है, जजमेंट इन्वॉल्व करने पड़ेगी, रिस्क हाई है। उसने बस छोटी सी बात करके साइड पे हो गया। एक्यूरेसी ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, एक्यूरेसी ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जजमेंटल होगी बात। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस किधर गया? आजा भाई। ये A long-term finance was obtained in 2007 to finance the existing plant. Amount is repayable in 10 annual installments. क्या रिस्क है? लॉन्ग टर्म लोन में क्या रिस्क होता है? सिंपल ये बात पूछ रहा है। कैलकुलेशन, इंटरेस्ट वाली वर्किंग, और लोन किसने ऑथराइज किया था, कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, रीपेमेंट वाली बातें, स्पेसिफिक है या जनरल लोन है, फिर बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग, उसकी की कैलकुलेशन। अच्छा, इसमें रिस्क हाई होगा या लो होगा? पैसे का मामला है तो रिस्क आपको यहाँ पे हाई करना पड़ेगा। नॉन फंडेड ग्रेजुएटी स्कीम चला रही है कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वैल्यूएशन का मसला आएगा, एक्सपर्ट को बुला लेंगे, तो इसमें रिस्क क्या होगा? अब यहाँ पे आप फंस गए, हाई करें या लो करें, कोई ख़ास बात नहीं, तो मॉडरेट कर सकते हैं आप। आप ये भी बता सकते हैं कि मॉडरेट टू हाई। हाँ,
नॉन फंडेड से मुराद ये है कि कंपनी, हाँ आप बताओ क्या पूछ रहे हो। नॉन फंडेड से मतलब एम्प्लॉय से जो कंट्रीब्यूट करवा रहे हैं। नॉन फंडेड से मुराद ये होता है कि या तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा या हम नहीं कर रहे, आपको कहना कि फंड नहीं मिल रहा, तो अब इसने नहीं बताया ना कि नॉन फंडेड किस एस्पेक्ट से पूछ रहा है, हम नहीं कर रहे फंड या वो नहीं कर रहे फंड, डेफिनेटली हमें ही करना चाहिए। तो इसमें ये मसला आ सकता है कि फंडिंग कहाँ से नहीं आ रही है। इस तरह के सवाल बाइक के पता नहीं क्यों नहीं पूछता बच्चों से, हालांकि पूछने चाहिए। और 315 में देखें ना, 2015 के बाद उसने पूछना ही बंद कर दिए हमें प्रॉपर सवाल। उसके बाद 2020 में पूछा, फिर 22 में पूछा जाके, और ये बड़े सवाल हैं जो कि रिस्क को टारगेट करते हैं। अच्छा, मटीरियलिटी के बारे में क्या ख्याल है आपका? आती है, आती है? आप उसने बेंचमार्क बताना शुरू कर दी, क्या बात है। तो ये बता दें कि मटीरियलिटी और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी में क्या फ़र्क होता है? और परफॉर्मेंस किसे कहते हैं? आप उस मटेरियलिटी को ओरिजिनल मटेरियलिटी कंसीडर करते हुए काम करते हैं ताकि अगर कोई अनसर्टेन इवेंट हो भी जाए तो हम सेफ रहें, मटेरियलिटी लेवल को क्रॉस ना करें। सिंपल सी बात, मैंने शेड्यूल बनाया 10 घंटों का, मैं 5 घंटे पढ़ा, 10 घंटे में मटेरियलिटी है, 5 घंटे में फॉर्मेटिविटी। ठीक हो गया। पेपर में जैसे 1 घंटा पहले निकलता है, पेपर में 1 घंटा पहले आप अपने लिए एक क्वेश्चन निकाल देते हैं, एक बफर निकाल देते हैं कि भाई 10 रुपये नहीं खर्चना, मतलब 5 रुपये के मुताबिक चलना है। जो बीच का मार्जिन है वो मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि अगर कोई अनसर्टन वाक़या हो गया तो मैं उसको कवर कर लूँगा। ओके, इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मटीरियलिटी क्या है और परफॉर्मेंस मटीरियलिटी क्या है, तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। वर्डिंग में थोड़ा सा इशू होगा, तो डेफिनेशन तो कैम करनी है ना, वो तो अब हम कैम करनी है, उस पर क्या हो सकता है। और उसने ये सवाल 2-3 दफ़ा पूछा, पता है, ये देखने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी यहाँ पे भी है, फिर वो यहाँ पे भी है, और एक आधी जगह पे नीचे भी कहीं पूछता है। अच्छा, वो कहता है कि अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताएं कोई से और 4 बेंचमार्क जो कि आप यूज़ कर सकते हैं मटीरियलिटी निकालने के लिए। रेवेन्यू, एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, इक्विटी, ये सारी बातें आपने बता देनी है। बिल्कुल, तो 2 नंबर के लिए उसने आपसे पूछ लिया। ये सवाल करें स्प्रिंग बाइस का, थोड़ा सा दिमाग चलाएं सवाल पे, सोचें क्या कमेंट करेंगे आप इस सवाल पे। एक ही करके चलें, ये सब अलग है। पहले खुद तो पढ़ लें, फिर डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 करते हैं डिस्कस। पहला क्या कह रहा है? इनहेरेंट रिस्क कैन बी लोअर्ड बाय स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड ओवरसाइट बाय एंटिटी। नहीं हो सकती। इनहेरेंट रिस्क को फिर कौन कम कर रहा होता है? कैन नॉट बी लोअर्ड। Audit risk is derived from the errors arising of inherent risk which are not prevented detected by entities internal control. Audit risk की definition क्या होती है? Audit risk is equal to what? AR is equal to IR multiplied by CR multiplied by detection risk. और इन दोनों को कहते हैं ROMM, ऐसे ही है। वो कहता है कि ऑडिट रिस्क इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि इज इक्वल टू एरर्स अराइजिंग ऑफ इनहेरेंट रिस्क, ये विच आर नॉट प्रिवेंटेड डिटेक्टेड बाय कंट्रोल्स, यानी कि ये साइंसदान ने इसको भूल ही गया। तो उसको आप बताएंगे कि भाई 2 तो चीज़ें हैं, आप तीसरी चीज़ भूल रहे हो, आप इसमें से डिटेक्शन रिस्क वाली बात को मिस कर रहे हो कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, और अगर गलत है तो फिर गलत क्यों? यस। Detection risk can be lowered by carrying out more substantive tests. बिल्कुल। High inherent risk leads to higher detection risk. Consequently, it overall increases audit risk. ये क्या बात कर रहा है? जितना ज़्यादा inherent risk होगा, क्या उतनी ज़्यादा detection risk भी होती है?
नहीं, इनहेरेंट चीज़ और है, डिटेक्शन में उस बंदे का मसला है, इनहेरेंट में उस प्रोडक्ट का मसला। तो उसका बढ़ना ज़रूरी नहीं है कि डिटेक्शन रिस्क को भी साथ बढ़ा रहा हो। पार्ट 5 करें ज़रा, न्यूमेरिकल है, नहीं बढ़ेगा ना। हाँ, अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, या अगर एक भी बढ़ रहा है उसमें तो फिर भी बढ़ जाना। हाँ जी, उसने क्या कहा, उसने कहा इनहेरेंट रिस्क को निकाल दिया 50% पे और कंट्रोल रिस्क है 80%। आपने ओवरऑल रिस्क लेकर आना है 10% पे। करें सॉल्व, बताएं, निकाल के देखा। किसी के पास आई कैप की बुक है? आई कैप की बुक है किसी के पास? मोबाइल में देखा जरा, कभी डाउनलोड की? कभी नहीं की? अच्छा, असल में ये उसकी एक एग्जांपल है, ये वाला पार्ट। जब आप चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे ना, तो ये एग्जैक्ट उसने अपनी किताब से पिक की हुई लाइन, वहाँ पे ये वाली मिसाल मौजूद है। निकालिए, क्या आ रही है, कैसे निकालिए? आपने डिटेक्शन फाइंड करना था, आपने उसको एक्स रख लिया, इसके पहले प्लस लगा देते हैं। इनहेरेंट रिस्क कितना है? 50 इंटू 80 इज इक्वल टू 10, यानी कि 50 इंटू 80 कितना हो गया? 50% इंटू 80% क्या हो गया? 0.4x, यहाँ पे 0.1 आया हुआ है, तो अगर x निकालना हो तो 0.1 को 0.4 भी डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आएगा? 25%। तो ये उसने वर्किंग सही की हुई है। क्यों गलत हो गया था? सो सैड। ये सवाल करना जरा, सोचें। आपसे वो कह रहा है कि रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशन मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे बता दो कि हो क्या कह रहा है। सोचें। पहले सवाल पूरा पढ़ लें, बाकी भी पढ़ लें, देखते हैं। इसका मतलब क्या है? एक्स्ट्रापोलेटेड द एरर ओवर एंड एरर। एक्स्ट्रापोलेट करना है, फैला देना। एरर को भी कभी फैला दी, जिस तरह सैम्पलिंग के रिजल्ट को आप एक्स्ट्रापोलेट करते हैं पॉपुलेशन पर। ये बेसिकली सैम्पलिंग के साथ इसका मिक्सचर है इस सवाल का। वो सैम्पलिंग भी टेस्ट कर रहा है और आपसे मटेरियलिटी भी टेस्ट कर रहा है। सैम्पलिंग आती है ना? शेयर करना था? तुमने क्या कहा था? क्या कहा क्या था? चलो आ जाएगी, वो देख लेंगे। तुम इसको छोड़ दें, करें फिर, सोचें तो दिमाग लड़ाएं क्या हो गया था। आपकी फर्म ऑडिटर है किसकी? टीपीएल की। ईयर एंड उसने बता दिया 30 जून 2020।
फाइनल रिव्यू चल रहा है ऑडिट का, और आपकी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली है कि टीपीएल जो है वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, यानी कि किसी और पार्टी का उन्होंने बाहर से आउटसोर्स करवाया हुआ है फॉर इट्स पेरोल। पेरोल कहते हैं सैलरी की डिस्बर्समेंट, उसकी वर्किंग वगैरह निकालनी है। While checking the tax calculations, they identified an error in the calculation of monthly tax deduction from salary. उनको एक मसला नज़र आया है कि वो जो पेरोल का सॉफ्टवेयर है वो टैक्स की वर्किंग सही से नहीं कर रहा। ऑडिट जूनियर हु परफॉर्म द टेस्ट एक्स्ट्रापोलेटेड द एरर ओवर द एंटायर पॉपुलेशन। जो उसने जो मसला निकाला था उसने वो मसला एक्स्ट्रापोलेट कर दिया पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे, यानी कि जो उसने सैंपल से रिजल्ट निकाला वो उसने फैला दिया पूरी पॉपुलेशन पे। This resulted in overall short deduction of 920, 985. She concluded that the error was not material because the amount was less than the materiality, जो कि उन्होंने सेट की थी 10 लाख के ऊपर। Further, she discussed this matter with the TPL's management who has agreed to deduct the differential amount from the salary. Next month हम काट कूट लेंगे और हम इसको गवर्नमेंट को जमा भी करा देंगे। Therefore, she concluded that no accounting adjustment is necessary. उन्होंने वादा किया कि भाई हम इसको अगले साल में सही कर लेंगे, अभी आप हमारी रिपोर्ट को ख़राब ना करें। बताइए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कंक्लूजन निकाली थी, वो सही थी, वो गलत थी? सोचें, सोचना आपने पहले। एग्ज़ाम के अंदर भी सवाल आपने फेस करना है। हो क्या रहा है? इग्नोर कर रहे हैं, टोटली के साथ एडजस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर देंगे सैलरी में से। नेक्स्ट मंथ में तो एडजस्ट कर लेंगे। ऊपर क्या हो रहा है? जो उसने वर्किंग की है एक्स्ट्रा पोजीशन की वो सही की है? नो सर। क्यों? सर उसमें एक एरर, इंडिविजुअल एरर को पूरी पॉपुलेशन पे इसने वो एक्सप्लेन कर दिया ना। उसने इंडिविजुअल एरर को पकड़ के पूरी पॉपुलेशन पे डाल दिया है, तो उसने सही तो किया है। इस तरह ही करते हैं, इसी तरह करते हैं, सैम्पलिंग में होता यही है। इंडिविजुअल नहीं कर रहा, एग्रीगेटेड कर सकता है, एग्रीगेटेड कर सकता है। तो यहाँ पे फिर अगर वो एग्रीगेटेड को क्रॉस कर रहा है तो हमें ये वाली वर्किंग भी ठीक करवानी पड़ेगी ताकि वो ये 10 लाख वाली लिमिट को क्रॉस ना करे। और कोई बात ज़हन में आ रही हो? और कोई चीज़, और कोई पॉइंट सोचें। देखा, सोचा तो आपने एक पॉइंट निकाल लिया। और बताएं। यहाँ पे और थर्ड पार्टी यूज हो रही है, रिलेटेड पार्टी। ठीक है, नहीं रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, थर्ड पार्टी से मुराद है कि उन्होंने बाहर से ये सॉफ्टवेयर आउटसोर्स किया हुआ, बाहर से लिया हुआ है बेसिकली। किसी और का सॉफ्टवेयर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पैसे पे करके, हमारा अपना नहीं है, इनबिल्ड नहीं है। अनोमली वाली बात आ सकती है। और बिल्कुल अगर तो ये अनोमली की तरफ जा रही कहानी तो उसको फिर हम उसको माइनस कर देंगे यहाँ से। और क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे उसमें से, फिर एंड में जाके ऐड कर देंगे इंडिविजुअल अमाउंट बना के अनोमली में, यानी कि एक्स्ट्रापोलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे, इंडिविजुअली जब आप वर्किंग कर लेंगे एंड पे जाके उसको प्लस कर देंगे। और इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या कहता है कैप 320 का क्वेश्चन नंबर 7। उसने इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया? 320 आजा बालमा 320 का पेज नंबर, यहाँ से तो मुझे पहुँचना ना। नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे इसे। अच्छा अभी हम कहाँ पे थे, मैं भूल ही गया हूँ। 320 था ना? नहीं स्टैंडर्ड कौन सा था? हाँ ज़्यादा आगे आ गया। इसके आसपास कहीं होना चाहिए। ये 240 स्टार्ट हो गया है नहीं ना करा।
ये नहीं है, नहीं मैं देख 315 रहा हूँ, ठीक है, ये होगा, ये है, ये है। हाँ जी, सिंस द ऑडिटर हैज एक्सट्रापोलेटेड द एरर ओवर द एंटायर पॉपुलेशन ही शुड ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि भाई वाकई में इसने सही किया भी या नहीं किया। तो इसके लिए उसको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन को देखनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि उसने किया ही गलत है। और जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं थर्ड पार्टी का, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी मसले मसाइल हो सकते हैं, तो आपको उसके अंदर भी एरर्स निकालने पड़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उससे कंफर्म कर लेंगे वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो फिर एक एक्सपर्ट बुला के उसकी वर्किंग के साथ उसको कंपेयर करके भी देखा जा सकता है। बाकी इसमें मज़ीद, अच्छा अब ये देखें ना, वो FBR की बात कर रहा है यहाँ पे। अब बच्चा कहाँ तक पहुँचेगा FBR का सोल्यूशन, वो लिख भी नहीं पाएगा। तो इस तरह की बातें आप कभी कभी इग्नोर कर दिया करें। ये सोल्यूशंस बहुत ही AC वाले कमरे में चिल होकर बनाए जाते हैं। आपने अपने रेलेवेंट बात ज़रूर लिख के आनी है, जो कि अभी आपने मुझे बताई थी सैम्पलिंग वाली, और इसमें इश्यूज़ जो वो आइडेंटिफाई कर रहा है सॉफ्टवेयर वाले, वो भी हम इसमें चेक कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। बाकी एज सच तो सही। कमेंट्स में देख लेते हैं। एग्जामिनीज फेल टू मेंशन द पॉइंट रिगार्डिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जो कि हम लोगों ने भी मिस कर दिया, आप लोगों ने भी मिस कर दिया। कॉन्सिक्वेंटली द रिलेटेड स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड वाज आल्सो नॉट मेंशन्ड। एग्जामिनर्स डिड नॉट परफॉर्म दैट पेएबल टू FBR। अब बच्चा कहाँ से आएगा FBR के बाद बताने के लिए तुम्हें? कॉन्सिक्वेंटली वो स्टेप्स भी मिस कर दिए। बेसिकली ये वो सवाल था जो कि बच्चों को रखा है फेल करने के लिए हुआ था। वैसे इसकी बात ठीक है, FBR का पता नहीं है, क्योंकि हमने टैक्स में पढ़ा हुआ है कि जब टैक्स रिसेप्शन करते हैं ना, तो वो एग्जाम प्रेशर में नहीं याद रहता, लेकिन उसकी बात वो तो सब बातें सही करता है, एग्जाम प्रेशर में हर बच्चा भूल जाता है। ये तो तो बस फिर आई का तो फिर आई का है ना, चीता है। ओके, आपके नजदीक इस बार और फेवरेट टॉपिक फ्रॉड फ्रॉड बिल बुकिंग क्या, वो तो भी मैंने बताना है, 20 के बाद बताऊंगा, अभी 20 तक बहुत फंसा हूँ। वो तो बहुत पुराने हैं, वो तो हर दफ़ा होते हैं, वो तो हर दफ़ा के हैं। हो सकता है सर के और है, मेरे थोड़े से और होते हैं। 44 है या 45 है, वो मेरे उससे वैसे कम होते हैं, मगर छान के निकाले होते हैं। अच्छा जी, अच्छा सा सवाल पकड़ते हैं रिस्क का। एडिशनल कहता है कि आपने अपने सब्सटेंटिव का दिमाग खोल देना। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि नॉर्मली आपको स्टैंडर्ड सजेस्ट करते हैं, ठीक है, वो आप देखोगे ना तो हर स्टैंडर्ड के अंदर अपनी कुछ बातें लिखी होती हैं। उससे हट के जब आप मज़ीद काम करने के लिए जाते हो ना, तो फिर आप सब्सटेंटिव का सहारा ले रहे होते हो। तो फिर कोशिश करो कि वो अजर्शंस को ज़हन में रख के उसकी हेडिंग ना दो, मगर पॉइंट वहाँ से निकालते जाओ, तो वो आप एक सफिशेंट मार्जिन पे पहुँच जाते हो। इस तरीके से कर लो, कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। तो पेपर आना पास हुआ तो फिर देखना दूसरी सारे क्या लेकर आएंगे यार, पहले ला दे यार, पहले ला दे यार। ये वाला सवाल कीजिएगा ज़रा, ये करना है। अटेम्प्ट करना, बाकायदा अटेम्प्ट करना, रजिस्टर पे करना, ये रजिस्टर पे करने वाला सवाल है। बेंचमार्क्स की बातें कर रहा है। और अब जब आपके पास वो टेबल मौजूद है, ये सवाल तब था जब टेबल नहीं था। आप करें जरा उसको सॉल्व, टेबल को ज़हन में रखते हुए बताइएगा मुझे।
एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा मतलब। ज़्यादा जल्दी से। कर सकते हैं। लेकिन आप बैठे हुए एग्ज़ाम हॉल में, पेपर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया, 2 आपने कर लिया, आपने कहा मैं 3 करता हूँ। आपने जैसे सवाल पढ़ा आपको नज़र आया एक टेबल, रेवेन्यू, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़। आपने कहा यार ये चीज़ें पूछ रहा है, आगे फिगर्स भी दी हुई हैं, शायद सवाल टारगेट कर रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर्स को, रेशोज़ को। रिक्वायरमेंट आपने पढ़ी, रिक्वायरमेंट में था जनाब बेंचमार्क, आपने कहा बढ़ गए भाई बेंचमार्क, मटीरियलिटी। उसके बाद ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स भी बताने हैं, देखते हैं। यू आर द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ट्रोजन लिमिटेड, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मतलब है इसका? फर्स्ट ड्राफ्ट से क्या मुराद है? कंपनी का पहला साल है, ईयर एंड क्या है? दिसंबर 19। 4 आपके पास बेंचमार्क्स थे, रेवेन्यू, पीबीटी, एसेट्स और लायबिलिटीज़। 12,000 मिलियन, 72 मिलियन, 13,000 मिलियन और 7,000 मिलियन। Since this is the first year of operation, the profit before tax was quite low. However, as per management's projection, आगे आने वाले सालों में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा अगले 3 सालों के अंदर। ठीक है, आपने क्या किया? आपने जो मटीरियलिटी की फिगर उठाई है वो उठा ली है पीबीटी से, जिस पे मैनेजमेंट वाले ये इतराज़ कर रहे हैं कि सर इस तरह ना करें, ये पहले ही बहुत कम है, जितनी ये कम होगी आपने उसके ऊपर लगाई होगी परसेंटेज तो आपकी मटीरियलिटी और कम हो गई होगी। तो इस तरह ना करें, आप इसके अलावा कोई और बेंचमार्क ले लें ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सही से आएँ और आप अपनी रिपोर्ट में भी
जो हमारे खिलाफ बातें हैं उस तरीके से ना करें। अब आपने बताना है कि बताएं इसके अलावा और कौन से बेंचमार्क्स हो सकते हैं और आप किस किस तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे मटीरियलिटी निकालते हुए। क्या रेवेन्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं? कैसे रेवेन्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं? 12,000 क्या किताब कहती है? 320 के एंड में जो टेबल लिखा हुआ है क्या कहता है? 1 to 5। 13,000 के लिए, 1 to 5 एसेट्स के लिए, 1 to 3 और लाइबिलिटीज़ के लिए। अब तो तो आपने क्या करना है, आपने लॉजिकली प्रूफ करना है कि भाई इन 3 को भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और इन 3 को निकालने से डेफिनेटली इससे तो ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। और फिर हम उसके मुताबिक भी चीज़ों को देख सकते हैं हमारे पास। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो। The benchmark used by audit team is not appropriate ठीक है, because when deciding आपने बिल्कुल ही मना कर दिया उसको, ठीक है। और when deciding profit before tax as a benchmark the MTRT level will be 3600 आता मैंने 1000 में किया था उसको, ठीक है ठीक है। which may be not suitable for detection of misstatement. Auditor is required to perform more procedures than required क्योंकि MTRT लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा, उसको प्रोसीजर ज़्यादा। आप ये भी बता सकते हो कि भाई चूँकि वो कम है तो फिर परफॉर्मेंस और कम हो जाएगी, तो वो हर चीज़ जाएगी टुवर्ड्स मटीरियलिटी की तरफ और इनको मज़ीद काम करना पड़ेगा और उनकी भी शामत आई रहेगी। सही है, पर आप ये बता सकते हो कि भाई इसके अलावा आपके पास 3 और बातें भी हैं करने के लिए, ठीक है, मगर उसमें कितना परसेंट और कहाँ कहाँ पे वो सूटेबल है इस्तेमाल करने के लिए वो भी बता सकते हो। अच्छा, इसमें से भी ना रैंकिंग वाइज ये और ये रेवेन्यू और एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ को उतना ख़ास कंसिडर नहीं किया जाता। हाँ सर, उसमें जो बात की कि कंपनी का ये पहला साल है, तो इस बात को भी बेस बना सकते हैं कि चूंकि पहला साल है तो इसके एडमिन वगैरह के एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा होंगे। करेंगे कि इस वजह से इसका पहला साल तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम ही आना था। ऐसे ही वो भी ये क्या वो यहाँ पे कह भी तो रहे हैं ना। यही ना, इसी हाँ बात को अगर हम खींच लें कि इस वजह से हम इसको नहीं लेना चाहिए क्योंकि पहले बिल्कुल पहला साल तो कम ही आया होगा। खेल सकते हो। हाँ जी, कुछ कहने लगे थे आप? सर उसमें टेबल के अंदर लिखा हुआ है कि जो लॉस इनकरिंग एक्टिविटीज होती हैं तो उनके लिए रेवेन्यू बेस्ट बेंचमार्क। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो, इसको फिर भी आप इतना हैवी ना करो। तो यहाँ पे बता देंगे भाई ये रेवेन्यू हम इसमें मज़ीद वो ले सकते हैं। अच्छा जी यार, एक बात बताएं, 2 एरियाज़ हैं हमारे पास मगर वो एरिया प्रैक्टिस से आते हैं, 330 और 240। कितनी प्रैक्टिस की हुई है? सवालों को कभी लिख के किया? वो लिख के करने पड़ेंगे। 240 का सवाल पेपर में हो भी जाता है इसकी पर 240 का थोड़ा बहुत होना जाता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, लिखना इसमें जब तक आप अपनी एफर्ट पहले पुट अप नहीं ना करोगे ये चीज़ फिर कभी भी नहीं आएगी। एक काम करते हैं, आप डेली बेस पे 2 अटेम्प्ट्स के सवाल करें या एक काम करें, आज क्या मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हर दिन फ्रॉड के 3 सवाल, हर दिन फ्रॉड के 3 सवाल, फिर फ्राइडे सैटरडे रिस्क के 4-4 सवाल। ये हाथ से गुजारें और मुझे ला के चेक करवाएं, लिख के, चाहे यहाँ बैठ के लिख लें और 6 बजे के बाद आप मेरे पास ले आएँ, इसको हम टेबल पे बैठ के मार्क करते हैं। उससे ये है कि आपकी राइटिंग भी सही हो जाएगी, प्रेजेंटेशन को भी फ़र्क पड़ेगा और कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि किसने क्या लिखा किसने क्या नहीं लिखा, किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि ना इसको यहाँ पे डिस्कस करने का ऐसा उतना इफेक्ट नहीं आएगा, मैं बोलता जाऊँगा आपकी बातें हवा में जा रही होंगी जब तक आप उसको खुद लिखेंगे नहीं। तो 240 के सवाल नोट कर लें, आपको सवाल बता देता हूँ जो आप लोगों ने करने हैं, और जब तक ये करेंगे नहीं ना हाथ से, मज़ा नहीं आएगा। लिख लें 1800 ऑनवर्ड्स, यानी कि स्प्रिंग 18 से लेके ऑटम 21 तक ये, और जो आपका है ना ये नॉट फॉर प्रॉफिट वाली 3, ये तीनों भी करने हैं। अच्छा, चांसेस हैं कि इस दफ़ा यहाँ से भी सवाल आ सकता है क्योंकि ये एरिया अब अनटच्ड जा रहा है उसके पास ऑटम 21 से। तो आपने ये देखें, आज क्या है, मंडे है, मंडे है ना, हाँ, तो ट्यूसडे और ट्यूसडे
वेडनेसडे वेडनेसडे और वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे। पता जब आप 2 सवाल करोगे ना और तीसरा अटैम्प्ट करने लगोगे, खुद फील करोगे कि भाई अब आपकी स्पीड कितनी तेज़ हो गई है। लिखावट अपनी इम्प्रूव करने, वरना एग्जाम हॉल में बैठ कर सिर्फ सोचते रहेंगे। तो ये सवाल मेरे पास करके लाएं, करके लाएंगे, उसके ऊपर बहस करेंगे, डिबेट होगी, मज़ा आएगा, डिस्कशन भी करेंगे। मगर इसको लेकर आएँ, किसी भी टाइम ले आएँ, चेक कर लेंगे। आप 6 से लेके 8 के बीच में आ जाएँ मेरे पास, मैं बाहर भी आपको मिलूँगा। फिर हाँ, सामने ही, अंदर कहीं भी जहाँ मैं आपको मिल जाऊँ, मुझे सामने पकड़ लेना। और 315 के ये 2 सवाल ये सैटरडे पे कर लीजिएगा। तो उसको एक दफ़ा हाथ से गुजारें ताकि आपकी कलम की रवानगी भी सीधी हो, अदरवाइज हमेशा मुश्किल में रहेंगे इस एरिया को लेके। तो ये नोट कर लें, फिर से एक दफ़ा नोट कर लें, या तस्वीर खींचें तो तस्वीर खींच लें, जिस तरह करना कर लें। कर लिए? हाँ, खींच लो। बाकी इसके अलावा भी कहीं भी किसी भी और सवाल में कोई मसला आए तो नंबर भी आपके पास है, मैं भी बाहर हूँ, आप कभी भी किसी भी टाइम मुझे पकड़ सकते हैं ताकि चीज़ें अब आप तक पहुँच जाएं। अच्छा, क्या एरियाज़ मैंने आपको फॉरवर्ड करने थे? मैंने आपको फॉरवर्ड करना था रिपोर्टिंग के सवाल, और ये अब हम लोगों ने करना है। और आप कह रहे हैं कि मटीरियलिटी नहीं, सैम्पलिंग। मैं पूछता हूँ कि सैम्पलिंग का क्या करना है, किस तरीके से करना है। बाकी मॉक लाजमी दीजिएगा 27 को। टाइम बता देंगे, क्या बताया था? कुछ बताया था? 9 से 12:15 बस डन हो गया, 9 से 12:15 हो गया इंशाल्लाह। तैयारी करें, तब तक मौका आ जाएगा और आपकी चीज़ें मज़ीद बेहतर होनी चाहिए। अल्लाह वाले मिलते हैं ब्रेक के बाद। हैं, मैं तो बाहर ही बैठा